विशाल एक छोटे से गांव नानीपुर का रहने वाला है। वो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से शहर जाया करता है। काम पर जा रहे हो विशाल भैया? हाँ भाई, काम के लिए शहर जा रहा हूँ। शाम तक वापस आऊँगा। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आओ क्या शहर से? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना, तो ऐसे ही पूछ लिया। मुझे लगा आजकल शहर में ही रह रहे हो। हाँ, मैंने कुछ दिनों से गांव में आना जाना कम ही कर दिया है। 2 हफ्तों से तो मैं शहर में ही था। आपका काम ही ऐसा है कि आना जाना तो लगा रहता है। आप बेहद मेहनती आदमी है विशाल भैया। हाँ, मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, पर मेरे इस काम में मेहनत के बाद भी ठीक से पैसे नहीं हैं। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। विशाल अपने काम के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। विशाल अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। बेहद भूख लगी है। खाना तो लाया हूँ साथ में, पर काम भी तो जरूरी है। ऐसा करता हूँ, पहले काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से खाना खाऊंगा। विशाल फिर से अपने काम में लग जाता है और काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको फिर से खाने तक की खबर नहीं रहती। रात बेहद हो गई है। काश मेरे पास कोई टॉर्च होता तो रास्ते को अच्छे से देख पाता। भूख भी लगी है, कहीं पर थोड़ी रोशनी मिल जाए तो वहाँ खाना ही खा लो। विशाल जंगल में रास्ते का अंदाजा लगाते हुए घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसको दरख्त के पीछे कोई सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। विशाल उस रोशनी के पास जाता है। कोई है वहाँ पर? मुझे आपकी मदद चाहिए। जब उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो विशाल रोशनी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर चादर ओढ़कर ट्यूबलाइट जलाए हुए बैठा है। विशाल को लगता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो बाबा? मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। मेरा कोई घर और ना ही कोई परिवार वाले है। मैं एक जादुई चादर हूँ। इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? साफ साफ बताओ ना कि आप हो कौन? मैं एक जादुई ट्यूबलाइट का हिस्सा हूँ जो कि किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। क्या? किसी भी चीज़ को सोने में बदलने वाली ट्यूबलाइट? हाँ, जिस पर इसकी रोशनी पड़ेगी वो चीज़ सोने की हो जाएगी और खुद को इससे बचाने के लिए अपने ऊपर चादर ओढ़नी पड़ेगी। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, पर इसका इस्तेमाल तुम अपने खुद के फ़ायदे के लिए नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद सोने के बन जाओगे। नहीं, मैं कभी भी अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल करूँगा। विशाल उस जादुई चादर को ओढ़ लेता है और उस ट्यूबलाइट को ऑन करता है। जैसे ही उस ट्यूबलाइट की रोशनी एक दरख्त पर पड़ती है, वो दरख्त सोने का हो जाता है। अरे वाह, ये ट्यूबलाइट तो सच में जादुई है। अब मैं इससे कई सारे जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। विशाल उस ट्यूबलाइट और उस जादुई चादर को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर सो जाता है। सुबह होने पर विशाल जागता है और उसे जादुई ट्यूबलाइट की याद आती है। जल्दी से ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करके देखता हूँ। विशाल उस जादुई ट्यूबलाइट को निकालता है और चादर को खुद ओढ़ लेता है। आज मैं अपने टेबल को सोने का बनाकर देखता हूँ। विशाल ट्यूबलाइट को टेबल की ओर घुमाता है। टेबल धीरे धीरे सोने का होने लगता है। ये देखकर विशाल बेहद खुश हो जाता है। ये हुई ना बात, ये टेबल तो सोने का बन गया। जैसे ही पूरा टेबल सोने का हो जाता है, विशाल ट्यूबलाइट को ऑफ कर देता है और जादुई चादर को निकालकर अलग रख देता है। वो सोने की टेबल के पास जाता है। विशाल उस सोने की टेबल को उठाता है और उसको बाजार में ले जाकर बेचता है। उससे मिले पैसों से विशाल बहुत सारे फल और खाने की चीजें खरीदता है। विशाल जगह जगह जाकर फल और खाना बांटने लगता है। जब सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, तब विशाल अपने घर की ओर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो अपने घर की कुर्सी को जादुई ट्यूबलाइट से सोने की बना देता है।
और उसको ले जाकर सुनार को बेच देता है। ये लीजिए सुनार जी, बताइए इस सोने की कुर्सी की आप क्या कीमत लगाएंगे? ये तो शुद्ध सोने की है, कीमत तो इसकी ऊंची ही है, पर अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने ही दे सकता हूँ। बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे। विशाल सुनार से पैसे लेता है और आज भी इन पैसों से खाना और फल खरीदकर गरीबों में बांट देता है। ये लो भाई, खाना खाओ, ले लो, शर्माओ मत, मेरे पास और भी खाना है। आप बड़े दयालु है भैया। आज के ज़माने में कौन दूसरे के बारे में सोचता है, और एक आप है कि दूसरों को खाना बांट रहे हैं। ये सब तो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, मैं तो बस आप तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं दूसरों को खाना बांटूं। जो भी हो, आप बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। ऊपर वाला हमेशा आप पर अपनी मेहरबानी बनाए रखे। खाना बांटने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब विशाल जादुई ट्यूबलाइट से एक बाल्टी को सोने का बना रहा होता है तो उसको खिड़की से रघु देख लेता है और ये देखकर रघु के मन में खोट आ जाता है। अच्छा, तो ये खजाना लगा है इसके हाथ में, इसलिए ये बड़ा दानवीर बनता फिर रहा है। विशाल के इस सोने की बाल्टी ले जाने के बाद रघु उसके घर में जाता है और वो जादुई ट्यूबलाइट चुराकर अपने घर ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं अपने घर की सभी चीजों को सोने का बनाकर बेहद अमीर बन जाऊंगा और अब मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कमरे के दरवाजे को ही सोने का बना देता हूँ। रघु ट्यूबलाइट को ऑन करता है और जैसे ही वो ट्यूबलाइट को दरवाजे की ओर घुमाता है, दरवाजे पर उसकी माँ आ जाती है। रघु बेटा, माँ इससे आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही लाइट उन पर पड़ जाती है और वो सोने की बन जाती हैं। ये देखकर रघु रोने लगता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? रघु को बहुत दुख होता है कि उसके लालच की वजह से उसकी माँ सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मैंने अमीर बनने की लालच में ये पाप कर दिया। रघु विशाल के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। यही तो मुझसे भूल हो गई भैया, और मेरी भूल की सजा मेरे माँ को भुगतनी पड़ रही है। अब प्लीज मेरी माँ को पहले जैसे बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इसका इलाज है, मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा बना सकता हूँ। विशाल अपने घर से वो जादुई चादर लेकर आता है। वो रघु के घर में जाकर वो रघु की माँ की मूर्ति के ऊपर चादर डालता है और देखते ही देखते रघु की माँ पुरानी हालात में आ जाती है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए ये सोचकर कभी भी लालच मत करना कि हमें कोई नहीं देख रहा है। और रघु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसको वापस मिल गई थी। वो अब दोबारा कभी लालच नहीं करेगा।